गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं। मैं निखिल सोलंकी हूँ, ठीक है ना। हर बार नाम बोलना मेरे को अच्छा नहीं लगता। बीए है, स्टैंडर्ड 12 का वन ऑफ द मोस्ट टाइम क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है स्टाफिंग, एम आई राइट। 5th नंबर का चैप्टर है बीए के अंदर। बच्चों ने मुझे बोला ये वर्षा परीक्षा क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। ये अभी हिट एंड रन चल रहा है। कोई बोल रहा है सर ये बनाओ, तो ये बना लेते हैं, ठीक है ना। इसको मोटे मोटे तौर के ऊपर, जो मेरा वीडियो रेगुलरली देख रहा है उसको पता है कि मैं मोटे मोटे तौर के ऊपर पहले आइडिया देता हूं, उसके बाद में हम उसको इन डिटेल पढ़ते हैं, ठीक है ना। आज थोड़ा हड़बड़ी में हूं, फिर भी शांति से पढ़ा के जाऊंगा। पहले अगर हमें किसी को भी हमारे बिजनेस में ऐसे जॉब पे रखना है ना, कोई भी कैंडिडेट को रखना है, तो उसका सबसे पहला प्रोसीजर क्या है। उसको एंटरप्राइज में जैसे ही एंट्री किया तो उसको सामने मिलेगी रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट हमारे कैंडिडेट को, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए आया है, इंटरव्यू के लिए आया है, रिसेप्शनिस्ट क्या करेगी, उसको वेलकम करेगी, ठीक है ना। और अ काइंड ऑफ प्राइमरी मीटिंग हो गया। अगर रिसेप्शनिस्ट को वो बंदा ठीक ठाक लगा, उसके डॉक्यूमेंट ठीक ठाक लगे, तो उसके बाद में उसको कहां पे भेजा जाएगा बेटा, कहां पे भेजा जाएगा, रिक्रूटमेंट ऑफिसर को भेजा जाएगा। कहां पे भेजा जाएगा। अभी रिक्रूटमेंट ऑफिसर जो काम करेगा ना, वो यहां पे मतलब एक्स्ट्रा लाइंस लिखी गई है। क्यों मुझे एक्स्ट्रा लग रही है, क्योंकि ये सभी लाइंस मेजोरिटी केसेस में सेकंड नंबर के पोर्शन पे है, जहां पे रिसीविंग एंड स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस होगा। जहां पे ये जो ऑफिसर है, रिक्रूटमेंट ऑफिसर है, उसको क्या करना होता है ना, उसको चेक करना होता है बंदे का क्वालिफिकेशन, बंदे का एक्सपीरियंस, बंदे का स्किल, है ना। ये सब चीजें उसको चेक करनी होती है। अब यहां पे क्वालिफिकेशन के हिसाब से क्या उसकी मार्कशीट है कि नहीं है, एक्सपीरियंस के हिसाब से उसने जो लिखा है उसके हिसाब से एक्सपीरियंस लेटर है कि नहीं है, वो स्किल्स एंड नॉलेज की बात है, स्किल्स एंड नॉलेज वो सब है कि नहीं है, वो यहां पे चेक किया जाएगा। अगर ये सब इसको ठीक लगता है ना, अगर ठीक ना लगे, स्क्रीनिंग में वो फेल हो जाए, तो उसको बाहर भेज देंगे। और अगर ठीक लग रहा है तो आगे भेज देंगे। कोई डाउट है, आगे भेज देंगे उसका मतलब क्या, अलग अलग प्रकार के टेस्ट लिए जाते हैं। जहां पे आईक्यू टेस्ट, आईक्यू मतलब आपकी मतलब सब चेक किया जाएगा, मेमोरी पावर चेक किया जाएगा, ठीक है ना। एक स्मार्टनेस। एप्टीट्यूड मतलब क्या, जो आप काम करने वाले हो उसके अंदर आपको इंटरेस्ट है भी के नहीं है। फिर ट्रेड टेस्ट मतलब क्या, एक प्रकार का वो आप जो ओरिएंटेशन में जाने वाले हो उसके अंदर आपको वो उसके लायक हो के नहीं हो। साइकोलॉजिकल टेस्ट मतलब क्या, मतलब दिमाग की क्षमता, मोटे मोटे तौर के ऊपर। उसके बाद में ये 3 लेवल होने के बाद पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है ना। पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के जो पर्टिकुलर अलग अलग डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं, 4 या 5 लोग होते हैं, कभी 3 होते हैं, वो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। आप अगर यंग जनरेशन हो, रोडीज का भी आपने पर्सनल इंटरव्यू देखा है, आपने इंडियन आइडल का भी पर्सनल इंटरव्यू देखा है, ठीक है ना। ये पर्सनल इंटरव्यू के पहले इतने सारे लेवल होते हैं, है ना। और रोडीज जैसी चीज़ों में तो हद से ज़्यादा मतलब मुश्किल होता है, उसके आगे के 3 लेवल 4 लेवल। तो पर्सनल इंटरव्यू होता है, आप समझो सिलेक्शन, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है ना, वो ऑलमोस्ट टफ है हर जगह पे। तो पर्सनल इंटरव्यू में पहुंचना सबसे तो पहले बड़ी बात है। और जो पर्सनल इंटरव्यू है ना, वहां पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे भी जाओ आप पर्सनल इंटरव्यू में, जो इंटरव्यूअर है ना, जो इंटरव्यू ले रहा है, उसको एक लिमिट के बाहर नहीं जाना है, उसको मतलब एक क्राइटेरिया में रहना पड़ता है। वो जो जॉब के लिए आप गए हो उसके रिलेटेड उसको क्वेश्चन पूछने हैं, लिमिट से बाहर नहीं जाना है। जो ये यहाँ पे अभी तक मैं ये 1 2 3 4 ये इतने पॉइंट बोला ना, उसमें आपको मोटे मोटे तौर के ऊपर जो लिखना है वो सब मैं बोल गया, ठीक है ना। चेकिंग, अब ये क्या हो गया, आपने आपके जो बायोडेटा है वहां पे जो रेफरेंसेस दिए हैं, है ना, ये कब चेक किया जाएगा, जबकि पर्सनल इंटरव्यू में आप पास हो गए, तब जाके ये जो रेफरेंसेस दिए गए हैं उसके अंदर रेफरेंसेस होते हैं कि मुझे ये बंदे ने भेजा है, मेरा ये फलाना, और उस रेफरेंसेस में आपका एक्सपीरियंस जो है, आप प्रीवियस कंपनी में थे तो कैसे काम कर रहे थे, तो वो कंपनी को भी आप फोन करके पूछोगे कि ये बंदा हमारे पास आया है कि आपके पास काम करता था, उसका बिहेवियर कैसा है। तो वो रेफरेंसेस को चेक किया जाएगा आपके, ताकि एक अच्छा सा कैंडिडेट मिले। और यहाँ पे अगर 100 लोग इंटरव्यू देने आए हैं और 100 लोग में से आपको मतलब 50 एक अच्छे लगे हैं और उसका रेफरेंसेस उसमें से 40 का सही गया, तो आप 40 का एक प्रिलिमिनरी सिलेक्शन करोगे, है ना, कि उसका एक लिस्ट तैयार करोगे। उसमें से 2 लोग अगर लेने हैं तो उन लोगों को फिर आप मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजोगे, और अगर मेडिकल फिजिकली वो फिट है आपकी जॉब के लिए तो उनको अपॉइंटमेंट लेटर दोगे।
और बाकायदा आखिरी में अभी आजकल की ऑर्गेनाइजेशन में कैसा हो गया है, एक पूरा का पूरा इंडक्शन का प्रोसीजर होता है, क्योंकि आप भले ही आपके पास पर्टिकुलर काम करने के एक्सपीरियंस हो, एट द सेम टाइम यू डोंट हैव एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो गया ना, तो वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस का जो पॉलिसी होता है उसके हिसाब से आपको सेट होना पड़ता है, उसकी भी एक अलग से चलता है। तो दैट इज व्हाई इट इज व्हाट वी कैन कॉल इंडक्शन इनटू द ऑर्गेनाइजेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ वर्क। आपको कोई पर्टिकुलर वर्क अलॉट किया जाएगा और आपको ऑर्गेनाइजेशन में इंड्यूस किया जाएगा प्रॉपर सिस्टम के हिसाब से। तो ये मोटे मोटे तौर के ऊपर प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन था, ठीक है ना। हम इन डिटेल में पढ़ने की कोशिश क्या पढ़ ही लेते हैं। कलर सेट है, वेरी गुड। तो देख लेना, रिप्लाई दे देना अगर किसी का कॉल आए तो। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, देखो हमने मोटे मोटे तौर के ऊपर सब कुछ पढ़ लिया है। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, जब भी कोई कैंडिडेट को हमें लेना है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंड्यूस करना है, तो उसके लिए कितना लंबा प्रोसीजर है। सबसे पहले तो वेलकमिंग एंड द प्राइमरी मीटिंग। तो वेलकमिंग मतलब एंटरप्राइज में आएगा, उसको कौन वेलकम करेगी, रिसेप्शनिस्ट, ठीक है ना। मेरे सभी वर्ड्स बताए गए, याद रखना सभी वर्ड्स, ठीक है ना। एट दिस स्टेज द कैंडिडेट इज वेलकम बाय द एंटरप्राइज, एंटरप्राइज के द्वारा उसको वेलकम दिया जाएगा। कौन वेलकम करेगा, रिसेप्शनिस्ट वेलकम करेगी। द रिसेप्शनिस्ट मेक्स द प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन शुरुआत में चेक करेगी भाई ये बंदा लायक है कि नहीं है। अगर आपने एज फॉर एग्जांपल किसी इंजीनियर के लिए पोस्ट के लिए हमारी खाली है और वहां से वो बंदा खुद इंजीनियर की डिग्री है उसके पास नहीं है, तो भाई तू मत आ, है ना। बीकॉम किया हुआ बंदा इंजीनियर की पोस्ट के लिए जा रहा है, बेटा नहीं है ना। तो वो रिसेप्शनिस्ट जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करेगी कि उसके डॉक्यूमेंट ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। एंड इफ द कैंडिडेट इज नॉट फाउंड सुटेबल, सॉरी, एंड इफ द कैंडिडेट इज फाउंड सुटेबल, एलिजिबल, ही विल बी सेंड टू द रिक्रूटमेंट ऑफिसर। वो जो पर्टिकुलरली उसने क्या करना है, जस्ट और जस्ट सही गलत का फैसला आगे हो जाएगा, लेकिन ये जो रिसेप्शनिस्ट है उसको डॉक्यूमेंट चेक करना है। चलो ठीक है, बराबर है, हमने जो ऐड दी थी उसके हिसाब से ये बंदा अपने डॉक्यूमेंट लेके आया है। अगर उसको ठीक लगता है तो वो रिक्रूटमेंट ऑफिसर को भेजेगी। रिक्रूटमेंट ऑफिसर का भी एक अलग से काम है, वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल रिसेप्शनिस्ट प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करेगी और उसको एलिजिबल लगता है तो वो बंदे को आगे रिक्रूटमेंट ऑफिसर के पास भेजेगी, बाकी रिसेप्शनिस्ट उसको नहीं भेजेगी, वहीं पे उसका काम तमाम, ठीक है ना। यहां पे सबसे पहले जो वेलकमिंग एंड प्राइमरी मीटिंग है, वहां पे जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए देना आ रहा है वो एंटरप्राइज में आ रहा है, इज वेलकम बाय द एंटरप्राइज। एट दिस स्टेज द कैंडिडेट इज वेलकम बाय द एंटरप्राइज। यहां पे सबसे पहले उसको कौन मिलेगी, द रिसेप्शनिस्ट मेक्स द प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, एकदम प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करेगी। मैंने आपको बताया किस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन करेगी। इफ द कैंडिडेट इज फाउंड सुटेबल स्लैश एलिजिबल, दोनों में से एक ही वर्ड रखो, ही विल बी सेंड टू द रिक्रूटमेंट ऑफिसर। ग्रेट है। अब ये क्या करेगा, रिक्रूटमेंट ऑफिसर कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन, उसका काम है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। किसके बारे में, ये वर्ड हमने पहले ही बता दिए। द रिक्रूटमेंट ऑफिसर कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नॉलेज, उसकी स्किल एंड द वर्किंग कैपेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। एक्चुअली ये वर्ड सब नीचे आ जाएंगे। उसका नॉलेज क्या है, उसकी स्किल क्या है, क्या फिर कोई वर्किंग कैपेबिलिटी है उसकी, उसके बारे में वो एक इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करेगा। और ये द मेन ऑब्जेक्टिव एट दिस स्टेज, अभी तो क्या है, एकदम वेलकम कर रहे बंदे को, तो इस स्टेज के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कोई गलत बंदा आगे के सेकंड्स नंबर के स्टेज पे जाके हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। द मेन ऑब्जेक्टिव एट दिस स्टेज इज टू प्रिवेंट द इम्प्रॉपर अनसुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम अप्लाइंग इन द इनिशियल स्टेज। स्टार्टिंग से ही बंदे को बाहर निकालो। If the candidate is found suitable in the primary meeting, he will be asked to fill in the application form. और अगर प्राइमरी मीटिंग में वो जो डॉक्यूमेंट लेके आए, जो इनिशियल चेकअप है, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में बंदा ठीक ठाक लग रहा है, तो उसको बोलते भाई बेटा तू वहाँ पे जाके ना एप्लीकेशन फॉर्म भर दे। तो इसलिए वो रिक्रूटमेंट ऑफिसर का जो नेक्स्ट लेवल का काम है ना, वो बच जाएगा। अगर सूटेबल नहीं लग रहा है, टाटा बाय बाय, पानी वहाँ पे पड़ा है, ठीक है ना। This saves the time of the recruitment officer and the process also becomes simple. ये भी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि रिक्रूटमेंट ऑफिसर का टाइम बच जाएगा। फिर भी आपको चाहो तो मैं फिर से एक बार रीड कर देता हूं। एट दिस स्टेज द कैंडिडेट इज वेलकम, किसके द्वारा, एंटरप्राइज द्वारा उसको वेलकम दिया जाएगा।
उसको वेलकम कौन करेगी? द रिसेप्शनिस्ट मेक्स द प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन एंड इफ द कैंडिडेट इज फाउंड सुटेबल एलिजिबल स्लैश एक ही लिखना, ही विल बी सेंड टू द रिक्रूटमेंट ऑफिसर। रिक्रूटमेंट ऑफिसर क्या करेगा? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नॉलेज, स्किल एंड वर्किंग कैपेबिलिटीज एंड द वर्किंग कैपेबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट। स्टार्टिंग में क्यों? क्योंकि यहां पे एक मेन ऑब्जेक्टिव है, गलत बंदा आगे जाना ही नहीं चाहिए। द मेन ऑब्जेक्टिव एट दिस स्टेज इज टू प्रिवेंट द इम्प्रॉपर स्लैश अनसुटेबल, एक लिखोगे तो भी चलेगा, फ्रॉम अप्लाइंग इन द इनिशियल स्टेज, और इफ द कैंडिडेट इज फाउंड सुटेबल इन द प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, उसको रिक्रूटमेंट ऑफिसर ऐसा बोलेगा, बेटा कोने में जा एप्लीकेशन फॉर्म भर दे, है ना। इससे ये सब काम करने से रिक्रूटमेंट ऑफिसर का जो नेक्स्ट नंबर पे काम है, सेकंड नंबर पे, वो आसान हो जाता है। यही तो मोटिव था। दिस सेव्स दिस द टाइम ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑफिसर एंड द प्रोसेस बिकम्स सिंपल, आसान हो जाता है। देखो ये जो रिक्रूटमेंट ऑफिसर था ना, वो क्या करेगा? अब रिसीविंग करेगा एंड स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन फॉर्म सेकंड लास्ट लाइन में उससे भरवाया गया है ना एप्लीकेशन, तो ये बहुत सारी एप्लीकेशंस आएगी, याद रखना। कोई एक बंदा एप्लीकेशन के नहीं फॉर्म भरेगा, बहुत सारे लोग आए हैं, तो यहां पे रिक्रूटमेंट ऑफिसर का काम है रिसीविंग एंड स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस। द रिक्रूटमेंट ऑफिसर गेट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, याद रखना अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ना तो उसको मार्कशीट भी चेक करनी पड़ेगी। अगर एक्सपीरियंस उसको चाहिए ना तो एक्सपीरियंस लेटर या तो सर्टिफिकेट भी चाहिए, है ना। फिर देखो ये नॉलेज एंड स्किल, ऊपर वाले वर्ड आ गए। रिक्रूटमेंट ऑफिसर वापस gets information about the educational qualification, experience, knowledge and skill of the candidate. The candidate along with application, ये जो application form था, sends different documents. हमने बोला ना अगर उसने qualification और experience की बात करी है तो एक कैंडिडेट अपना जो उसने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसके साथ उसको अपनी मार्कशीट अटैच करनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस लेटर यानी सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। फील्ड इन एप्लीकेशंस व्हिच आर फाउंड इनकम्प्लीट और रॉन्ग, यहां पे भी फिल्टर हो गया। देखो जो भी एप्लीकेशन ठीक नहीं लग रही है, आधी भरी हुई है और रॉन्ग लग रही है, उनको बोला जाएगा टाटा बाय बाय, पानी वहां पड़ा है, टॉयलेट वहां पर है करके निकले। कोई डाउट है? जस्ट चिल चिल जस्ट चिल। फिर से एक बार रीड करवा देता हूं। रिसीविंग एंड स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, सही जा रहा है ना भाई? द रिक्रूटमेंट ऑफिसर गेट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड स्किल ऑफ द कैंडिडेट। द कैंडिडेट अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के साथ उसको क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा ना, है ना। क्वालिफिकेशन लाइक मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स एटसेट्रा। और अभी ये जो एप्लीकेशन फील्ड हुई ना, एप्लीकेशंस फील्ड इन एप्लीकेशंस व्हिच आर फाउंड इनकम्प्लीट और रॉन्ग, उनको क्या बोला जाएगा? टाटा बाय बाय, पानी वहां पे पड़ा है, टॉयलेट वहां पे है। स्क्रीनिंग के बाद उनको कहां पे भेजा जाएगा? घर पे भेजा जाएगा। अब देखो जो कैंडिडेट नेक्स्ट लेवल में लायक है, जिनका एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार कर दिया गया है, अब उनको थोड़ा टेस्ट लिया जाएगा, नेसेसरी टेस्ट लेंगे, ठीक है ना। वेलकम हो गया, स्क्रीनिंग खत्म हो गया, अब रिक्रूटमेंट ऑफिसर थोड़ा आगे बढ़ेगा। रिक्रूटमेंट ऑफिसर बोलेगा चलो बेटा रेडी हो जाओ, टेस्ट आया। नाउ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग टेस्ट लेती है, ठीक है ना, तो वो लाइन भी बनता है। वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट आर कंडक्टेड फॉर दोज कैंडिडेट्स हुज एप्लीकेशंस आर एक्सेप्टेड। एवरी एंटरप्राइज कंडक्ट टेस्ट इन हिज ओन वे, अपने हिसाब से कोई ना कोई टेस्ट। और ये जो टेस्ट होते हैं ना, इनके टेम्पलेट आपको गूगल पे मिल जाएंगे, एक सो कोल्ड एकदम फिक्स टेम्पलेट होते हैं, वही उसको उठा के प्रिंट आउट निकाल के बच्चों को बोलते हैं बेटा टेस्ट दे, है ना। वेरियस टेस्ट आर कंडक्टेड टू धोनेर, उनकी मानसिक एबिलिटी, स्किल, एप्टीट्यूड, है ना, और एफिशिएंसी, सब वर्ड नीचे आ सकते हैं। आईक्यू टेस्ट क्या है? अब ये आईक्यू तो घिसा पीटा वर्ड है ना, कि मेरा आईक्यू ऐसा है, फलाना है, ऐसा बोलते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन का आईक्यू बहुत हद से ज्यादा था, जैसा बोला गया ऐसा मैंने आपको बोला। आईक्यू टेस्ट इज मेंट टू असेस द कॉमन सेंस एस, मेमोरी एम, स्मार्टनेस एस, एसएमएस। जो आईक्यू टेस्ट है वो सबसे पहले तो एसएमएस को असेस करने के लिए है। कॉमन सेंस, सामान्य बुद्धि बोलते हैं गुजराती मीडियम में साबू, मेमोरी,
याद शक्ति एंड स्मार्टनेस, यहीं पे खत्म नहीं हुआ। आईक्यू टेस्ट में पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग भी होता है एंड थिंकिंग कैपेसिटी एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट आर कंडक्टेड फॉर दोज कैंडिडेट्स हुज एप्लीकेशंस आर एक्सेप्टेड। जिन बंदों की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया गया है उनके लिए अलग अलग प्रकार के टेस्ट है। अब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो अलग अलग प्रकार के टेस्ट लेती है। एवरी एंटरप्राइज कंडक्ट टेस्ट इन इट्स ओन वे, उनके रास्ते से टेस्ट लेती है। अलग अलग प्रकार के टेस्ट है। आपकी बुक में 4 टेस्ट के बारे में बताया गया है। सबसे पहला आईक्यू टेस्ट है। तो आईक्यू टेस्ट क्यों करते हैं? आईक्यू टेस्ट इज मेंट टू असेस एसएमएस, कॉमन सेंस, मेमोरी, स्मार्टनेस एज वेल एज पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड थिंकिंग कैपेसिटी एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये नेसेसरी टेस्ट के अंदर पहला था आईक्यू टेस्ट। दूसरे वाला है एप्टीट्यूड टेस्ट, क्या आपको इंटरेस्ट है कि नहीं है, ठीक है ना। दिस टेस्ट इज meant to know whether the candidate has interest for the specific work or not for which he is selected। देखो, what do you mean by aptitude test? कभी कभी क्या हो जाता है हम जॉब तो करने का पसंद करते हैं क्योंकि हमें सैलरी मिलती है, लेकिन सुबह में घर से निकलते वक्त ऐसा सोचते हैं यार काश आज ऑफिस में जाके काम ना हो। तो ये गलत चीज़ है। आप एक्चुअली जब तक अपने वर्क को लव नहीं करते ना, प्यार नहीं करते ना, तब तक आपका आगे आने का और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी आगे आने का कोई चांस नहीं है। यू हैव टू लव योर वर्क बाय एंड लार्ज। सो ये टेस्ट बड़ा जरूरी है, एप्टीट्यूड टेस्ट। दिस टेस्ट इज meant टू नो, ये क्यों करवाया जाता है, और ये ऑलमोस्ट समझो हर जगह पे होता है। वेदर द कैंडिडेट हैज इंटरेस्ट फॉर द स्पेसिफिक वर्क और नॉट, कोई पर्टिकुलर वर्क के लिए क्या उसको इंटरेस्ट है भी या जबरदस्ती करवाया जाता है, तो दैट इज व्हाट वी कैन कॉल एप्टीट्यूड टेस्ट। और कभी कभी बच्चों का तो क्या हो जाता है, उसको बोला जाता है यार आज एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा तेरा, बोलता माय गॉड व्हाट डू यू मीन बाय एप्टीट्यूड। उनको ये भी नहीं पता होता है एप्टीट्यूड क्या होता है, फॉर विच ही इज सिलेक्टेड। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेड टेस्ट। आईक्यू टेस्ट हो गया आपका, ठीक है ना। आईक्यू टेस्ट के जो 4 वर्ड्स थे वो भी मैंने आपको याद करवा दिए, एसएमएस, ठीक है ना। फिर पावर ऑफ थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग। एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब आपका किसी जो पर्टिकुलर काम है उसके लिए आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है। अब आ गया ट्रेड टेस्ट। दिस टेस्ट इज meant टू डिसाइड वेदर द कैंडिडेट हैज द नेसेसरी स्किल टू परफॉर्म द एक्सपेक्टेड जॉब और नॉट। जैसे एप्टीट्यूड है ना, मतलब इंटरेस्ट, यहां पे आपके पास नेसेसरी स्किल है कि नहीं है, ठीक है ना। ट्रेड टेस्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें एक एक वर्ड थोड़ा अलग डाल दिया, ठीक है ना। वैसे वो पूरा प्रोसेस अलग है, इन डिटेल हम नहीं जाना चाहेंगे। ट्रेड टेस्ट क्या है? दिस टेस्ट इज meant टू डिसाइड, नो भी लग दो कोई टेंशन नहीं है, वेदर द कैंडिडेट हैज द नेसेसरी स्किल, जो जिस काम के लिए, एक्सपेक्टेड जॉब के लिए आपको सिलेक्ट किया जा रहा है, क्या उसके लिए आपके पास कोई पर्टिकुलर नेसेसरी स्किल है कि नहीं है। ट्रेड टेस्ट, दिस टेस्ट इज meant टू डिसाइड वेदर द कैंडिडेट हैज द नेसेसरी स्किल टू परफॉर्म द एक्सपेक्टेड जॉब और नॉट, ठीक है ना। सबसे पहले जब हम नेसेसरी टेस्ट, देखो पहले वाला पॉइंट जो आपका वेलकम वाला था वो भी हो गया, स्क्रीनिंग वाला भी हो गया, तीसरे वाले पॉइंट पे टेस्ट लेना जरूरी है। उसमें आईक्यू टेस्ट था, एसएमएस है ना, एसएमएस मतलब आपको याद रहेगा, ठीक है ना, वो स्मार्टनेस वगैरह वगैरह वगैरह। एप्टीट्यूड टेस्ट, क्या आप इंटरेस्टेड हो जॉब के लिए या नहीं, ठीक है ना। उसके बाद में ट्रेड टेस्ट, क्या एक्चुअली आप जो जॉब पे लगने वाले हो उस जॉब को करने की आपके पास कोई पर्टिकुलर नेसेसरी स्किल है कि नहीं है, दैट इज व्हाट ट्रेड टेस्ट इज ऑल अबाउट। साइकोलॉजिकल टेस्ट, कभी कभी क्या कुछ लोग मानसिक तौर पे बहुत कमजोर होते हैं, तो वो भी जानना जरूरी है। दिस टेस्ट इज meant टू नो अबाउट द नेचर, बंदे का नेचर कैसा है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा है, क्या वो एकदम ब्रोकन है या नहीं है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसकी आदतें कैसी है, तो ये सब चीजें अभी हमें जानना जरूरी है। तो बेसिकली हम क्या क्या सीखे, जब हम किसी भी बंदे को सिलेक्शन करने जा रहे हो तो उनका वेलकम होने जा रहा है ना, बाय द एंटरप्राइज। उसके बाद में उनका स्क्रीनिंग होना जरूरी है, ठीक है ना। उसके बाद में उनके टेस्ट होना जरूरी है। तो टेस्ट के अंदर, नेसेसरी टेस्ट के अंदर आपका आ गया एप्टीट्यूड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, ये इस पेज पे था। आईक्यू टेस्ट उसके अगले वाले पेज पे था। तो चारों टेस्ट हमारे ऊपर से हो गए।
ऊपर ऊपर से ही लिखना है ज़्यादा। साइकोलॉजिकल टेस्ट में सबको पता है, नेचर चेक करना होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस चेक करना होता है, एटीट्यूड चेक करना होता है ना। ये एटीट्यूड है, वो एप्टीट्यूड है। एप्टीट्यूड यानी इंटरेस्ट फॉर द वर्क दैट यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड, एंड ट्रेस टेस्ट यानी आपके पास नेसेसरी स्किल है या नहीं है। देखो अब हम आ जाते हैं पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू के बारे में हमने क्या बोला था, आपको याद है? आपको जो भी बंदे इंटरव्यू लेने वाले, एक तो इंटरव्यू लेंगे कौन, है ना, और पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपका जो सिलेक्शन हुआ है वो बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे फिल्टर से, 3 फिल्टर से पास होके आए हो आप, चलो आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गए हो ना, यहाँ पे पास होना बहुत बड़ी बात हो गई। अब यहाँ पे जो इंटरव्यू लेने वाले हैं ना, वो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंटल हेड हो सकते हैं ना, एक्सपर्ट भी हो सकते हैं, ये वर्ड हो गया अंदर, याद रखना, है ना। और उन लोगों को जब भी वो व्हेन एवर दे आर गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन, दे हैव टू, मतलब अंदर एक लिमिट में रहना पड़ेगा, बॉर्डर के अंदर रहना पड़ेगा। इतना लिख दिया ना, आपको अपने मार्क्स मिल जाएंगे। देखो पर्सनल इंटरव्यू है, पर्सनल इंटरव्यू पे पहुंच चुके हो आप, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि यहां तक पहुंचना भी बड़ी मुश्किल की बात है, बड़ी बड़ी बात हो जाती है, ठीक है ना। पर्सनल इंटरव्यू, कैंडिडेट्स हु सक्सीड इन द अबाउट टेस्ट, मैंने बोला ना कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो लोग आगे के 3 लेवल को पास कर चुके हैं इन द अबाउट टेस्ट आर कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू। इनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बाइज्जत बुलाया जाता है, इनका स्वागत हो जाता है, फुल हार पहनाया जाता है, ठीक है ना। अ कमिटी इज फॉर्म्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स। कमिटी, अगर कमिटी वर्ड है ना, तो वहां पे 1 नहीं 2 3 4 5 6 लोग होंगे। इन दिस वे असेसमेंट कैन बी मेड विदाउट एनी बायस। बायस मतलब क्या, देखो एक कैंडिडेट को किसी कोई पर्टिकुलर का रिलेटिव है, वो इंटरव्यू के लिए आया है, तो अगर कोई वही पर्टिकुलर बंदा इंटरव्यू ले रहा है ना, तो मतलब वो उसको सिलेक्ट करके जाएगा। लेकिन देखो एक बंदे का रिलेटिव है लेकिन दूसरे 4 लोगों का नहीं है, तो कोई भी बायस्ड डिसीजन नहीं आएगा। द इंटरव्यू कमिटी कंसिस्ट ऑफ, इंटरव्यू कमिटी के अंदर क्या क्या होगा, कौन कौन होगा, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मैनेजमेंट, द डिपार्टमेंटल हेड, मैनेजमेंट वाले तो बंदे होंगे ही होंगे, द पर्सनल मैनेजर एंड एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स। वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस आर आस्क्ड, उनको क्या क्या पूछा जाएगा, एक लिमिट से बाहर नहीं जाया जाएगा। आप जिस वर्क के लिए उसको लेने वाले हो वही वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रॉपर केयर इज टेकन सो दैट देयर इज नो डेविएशन फ्रॉम द टॉपिक। बोला था ना ये वर्ड्स होने चाहिए, जो वर्ड्स होने चाहिए वो उसको मैंने पहले ही हाईलाइट किया था। आपको जो इंटरव्यू लेने वाला है उसको ये केयर करनी है कि वो टॉपिक से डेविएट ना हो, उससे बाहर ना निकले। एट दिस स्टेज द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द जॉब कैन बी मेड क्लियर। वो जो बंदा इंटरव्यू लेने वाला है, आपने 3 इडियट्स में इंटरव्यू देखा था, याद है? उसको राजू रस्तोगी को इंटरव्यू ले रहे हैं, वो 3-4 लोग बैठे थे, आई डोंट रिमेंबर हाउ मेनी पीपल वेर देयर, ठीक है ना। वो उसको पूछ रहे हैं कि यार आप तो ये हो वो हो, अब आपको नहीं लेना है, तो वो एग्री नहीं करता है ना, एग्री नहीं करता है। वो बोलता है ठीक है मुझे नहीं लेना, क्योंकि ये एटीट्यूड, उसने उसको बोला वो वाइट वाले ने कि अगर आप अपना एटीट्यूड छोड़ सकते हो ना तो हम आपको जॉब पे ले लेंगे। तब वो राजू रस्तोगी ने क्या बोला, ये मेरे से नहीं होगा क्योंकि ये एटीट्यूड एक टांग तुड़वा के आया है। तो ठीक है ना, वो टर्म्स एंड कंडीशंस विल बी क्लियर, मस्ट बी क्लियर एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू इटसेल्फ, ठीक है ना। हाँ मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, वैसे मैं चीजों को खींच के चिंगम की तरह पढ़ाता हूं, लेकिन ठीक है आई डोंट हैव दैट मच ऑफ अ टाइम, बट अच्छा पढ़ा रहा हूं मेरे हिसाब से। कैंडिडेट्स देखो ऊपर वाले टेस्ट में जो भी कैंडिडेट सक्सीड हुए हैं, द कैंडिडेट्स हु सक्सीड इन द अबाउट टेस्ट आर कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है ना। पर्सनल इंटरव्यू के लिए कमिटी बनाई जाएगी, है ना। कमिटी इसलिए क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट से लोग होंगे ना, तो कोई भी बायस नहीं होगा, किसी कोई पर्टिकुलर संबंधी को अंदर नहीं लिया जाएगा। कमिटी इज फॉर्म्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स। इन दिस वे असेसमेंट कैन बी मेड विदाउट एनी बायस्ड, मतलब कोई भी पूर्वाग्रह के ग्रह से पीड़ित हम कोई डिसीजन नहीं लेंगे। द इंटरव्यू कमिटी कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मैनेजमेंट से हो सकते हैं, द डिपार्टमेंटल हेड्स हो सकते हैं, ठीक है ना, पर्सनल मैनेजर हो सकते हैं, एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स हो सकते हैं। यहां पे वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछना है, वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछना है, प्रॉपर केयर करनी है ताकि डेविएट ना हो जाए हम लोग इंटरव्यूअर लोग। प्रॉपर केयर इज टेकन सो दैट देयर इज नो डेविएशन फ्रॉम द टॉपिक एट दिस स्टेज टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द जॉब कैन बी मेड क्लियर। अगर कोई बंदा 4 स्टेज पास कर दिया, जैसे कि पर्सनल इंटरव्यू भी पास कर दिया, जब वेलकम ने रिसेप्शनिस्ट ने भी उसने को पास कर दिया, ठीक है। सेकेंड लेवल पे स्क्रीनिंग में भी रिक्रूटमेंट ऑफिसर में पास कर दिया, फिर नेसेसरी टेस्ट के द्वारा IQ टेस्ट हो गया, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया,
ठीक है ना, ट्रेड टेस्ट हो गया, साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गया, इसमें भी पास हो गया, फिर पर्सनल इंटरव्यू में भी पास हो गया। अब जाके हम उसने जो एप्लीकेशन फॉर्म में रेफरेंसेस के नाम दिए हैं कि मुझे ये भाई साहब ने रेफरेंस दिया, क्या इस यहाँ पे जाओ इंस्टीट्यूट में, ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू दो, और मेरा पास्ट जो एक्सपीरियंस है उसका भी उनको भी पूछ लो कि मैं कैसे काम करता था। तो ये जो रेफरेंसेस है उनको कॉल किया जाएगा। द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन फॉर्म should be checked by referring to his present and past employers to get an idea of the correct situation। हम फोन करके पूछेंगे क्या ये जो बंदा है क्या वो सही है या गलत है। To get the right opinion about an employee, the information collected should be free from any bias। वही वहाँ से जो इंफॉर्मेशन आ रही है हम उसको सही माने के ना माने वो भी देखना पड़ता है, क्योंकि वो जॉब छोड़ के आया या ना सिर्फ क्या वो बुरी बुरी बातें करता है, हमें एक बार डबल चेक करना पड़ेगा। द ओपिनियन ऑफ द रेफरेंसेस गिवन बाय द कैंडिडेट्स हेल्प्स इन टेकिंग द राइट डिसीजन। देखो अब जब वो इंटरव्यूअर सामने बैठा है, हम जब उसको पूछते हैं कि एकदम रूटीन क्वेश्चन है, जब भी इंटरव्यू लिया जाएगा सामने वाले बंदे को हमेशा कैंडिडेट को पूछा जाएगा आप पीछे वाली जॉब क्यों छोड़ रहे हो, तो उसका जनरली 98% उसका आंसर ऐसा होगा कि फॉर बेटर रेम्यूनरेशन, मैं चाहता हूं कि मैं लाइफ में आगे बढ़ूं, ठीक है ना। तो क्या वहां पे अटका हुआ था, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। फिर अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ वो कुछ गलत बोलता है, मतलब वो और वो उसकी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन उनके बीच में कुछ ठन चुकी है, जो इंटरव्यू लेने बैठा है ना बंदा, उसने मतलब हजारों को इंटरव्यू लिए है, ठीक है ना, उनको सब पता है सामने वाला कैंडिडेट कब क्या बोलने वाला है। यहां से जो क्वेश्चंस आने वाला है ना उसका सामने से जवाब भी पहले से रेडी होता है उनके पास कि ये सामने वाला बंदा यही बोलेगा, ठीक है ना। तो उनको सब पता चलता है। ये वही बातें कर रहे हैं कि आपने जब रेफरेंसेस को कॉल किए, तो रेफरेंसेस को आपने जब कॉल किए, पास्ट एम्प्लॉयर को आपने कॉल किए, प्रेजेंट एम्प्लॉयर को आपने कॉल किए, तो उनके जो आंसर है क्या उनका ओपिनियन और आपके जो कैंडिडेट है उसने जो इंटरव्यू दिया क्या उसका ओपिनियन उनके बारे में भी मैच कर रहा है। तो आपको पता चल रहा है कि दोनों बायस्ड नहीं है, सही में ये भी कुछ आगे करना चाहता है, उनकी एक कैपेसिटी थी, उतनी सैलरी दे सकते थे, इसको कुछ हाई सैलरी चाहिए, ठीक है ना। तो रेफरेंसेस को आप कॉल कर सकते हो। चेकिंग रेफरेंसेस ये आपका 5वां पॉइंट है। द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी चेक्ड बाय रेफरिंग टू हिज प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉयर्स टू गेट एन आइडिया ऑफ द करेक्ट सिचुएशन। To get the right opinion about an employee, the information collected should be free from any bias। The opinion of the references given by the candidates helps in taking the right decision। हमें right decision लेने में मदद करती है। देखो ये सब हो गया, अगर अभी सब कुछ ठीक ठाक जा रहा है लाइफ में, क्या जा रहा है, सब कुछ ठीक ठाक जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, प्रिलिमिनरी सिलेक्शन करेंगे। What do we mean by preliminary selection? देखो यहां तक ऐसा हो सकता है कि हमारी पोस्ट सिर्फ 4 लोगों को हमें लेना है, लेकिन हमारे पास 50 लोग ऐसे हैं जिसको हम रख सकते हैं, है ना। तो एक हम लिस्ट बनाएंगे, प्रीलिमिनरी लिस्ट, फिर उसको मतलब ऐसे मेरिट वाइज डिसाइड करेंगे कि फर्स्ट 4 पे क्या आएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, जो हमें जो 4 लोग चाहिए ना, 50 में से वो पहले तो 50 का लिस्ट बना है, फिर 50 में से 4 लोगों को, पहले 4 लोगों को मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा, ठीक है ना। क्या करेंगे, प्रीलिमिनरी सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। अगर वो मेडिकल एग्जामिनेशन में चारों फेल हो गए तो दूसरे 4 को भेजेंगे, कोई फेल नहीं हुआ तो 4 को सिलेक्ट कर लेंगे। समझ रहे हो ना, स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा। यहां पे भी आप ऊपर नीचे नहीं लिख सकते, स्टेप बाय स्टेप ही जाना। इट इज अ प्रोसेस। क्या है, प्रोसेस। किसको बताना है, मानसी सांगला को। प्रीलिमिनरी सिलेक्शन, प्रीलिमिनरी सिलेक्शन मतलब आपको क्या बनाना है, लिस्ट। If the matters gathered from the personal interview, if the matters gathered from the personal interview and the past references are positive, अगर पॉजिटिव है तो ही, then the selection committee will make a list of selected candidates। selected candidates वो बड़ा भी हो सकता है। This list usually includes more number of candidates than required। ये बातें हमने पहले ही कर दी, एकदम नेचुरल लाइन है। यहां पे मैं ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, भाषण भी नहीं देना चाहूंगा, एक बार फिर रीड करके मैं आगे बढ़ रहा हूं। प्रीलिमिनरी सिलेक्शन, जो भी बंदे पर्सनल इंटरव्यू और जो रेफरेंसेस दिए उसमें मतलब सच साबित हो जाते, सब सही जा रहा है, तो एक हम बड़ा वाला लिस्ट बनाएंगे। और वो इट मे बी पॉसिबल दैट वो लिस्ट हमारे जो रिक्वायरमेंट है उससे बड़ा हो। इफ द मैटर्स गैदर्ड फ्रॉम द पर्सनल इंटरव्यू एंड द पास्ट रेफरेंसेस आर पॉजिटिव,
अगर सब सही जा रहा है, देन द सिलेक्शन कमिटी विल मेक अ लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स. दिस लिस्ट यूजुअली इंक्लूड्स मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, या तो कैंडिडेट्स बोलेंगे क्योंकि अभी वो एम्प्लॉय नहीं हुए हैं, देन रिक्वायर्ड. अब हम इनमें से कुछ लोगों को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजना चाहेंगे, क्या उनके अंदर कोई फिजिकल खामी है या नहीं है, ये सब चेक करने के लिए. तो आफ्टर प्रिलिमिनरी सिलेक्शन ऑफ द रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स दे आर सेंट टू अ स्पेसिफाइड हॉस्पिटल. कोई पर्टिकुलर हॉस्पिटल में भेजेंगे, या डॉक्टर क्यों भेजेंगे भाई, डॉक्टर के पास, है ना, डॉक्टर के पास क्यों भेजेंगे, क्रिकेट खेलने भेजेंगे, क्रिकेट खेलने डॉक्टर के पास जाएगा भाई साहब. अरे भाई मेडिकल एग्जामिनेशन लेना है, फिजिकल एग्जामिनेशन करवाना है, इसी तो स्पेसिफाइड हॉस्पिटल, उसकी जो कैंडिडेट ना वो बोलेगा वो हॉस्पिटल पे नहीं जाएगा, वो कोई पर्टिकुलर हॉस्पिटल पे भेजेंगे हम उसको जो हमारे से मतलब उसका कुछ रिलेशन है. नहीं तो वो तो किसी को भी 50 रुपये, सॉरी ऐसा नहीं बोल सकते, नहीं तो वो डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन मेरे पे केस कर देंगे, ठीक है ना, सॉरी भाई, आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक. ठीक है ना यार, अभी थोड़ा सोचना पड़ता है, अभी ऑफलाइन थोड़ी ना कोई, ये तो रिकॉर्डेड है, इश्यू हो जाएगा लाइफ में. द मेन ऑब्जेक्टिव of this examination is to know whether the candidate is suffering from any serious illness or any other physical problem. और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें ये जानना है कि वो बंदा बहुत खतरनाक बीमारी से पीड़ित नहीं है, चलो बुखार चलता है, लेकिन कैंसर बेंसर है कि नहीं है, कोई खतरनाक बीमारी से पीड़ित है कि नहीं है, या तो फिर उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो, इंटरव्यू देने आया तब डुप्लीकेट पग लगा के आ गया है ना, अच्छे से चल रहा था, फिर पता चला यार ये तो मतलब थोड़ा पहले से हो तो ठीक है, वो बोल देना अंदर, समझ रहे हो, लेकिन पहले ऐसे अपने आप को फिजिकली फिट बताता है, कोई भी खामी नहीं है ऐसा बताता है, बट 2 दिन के बाद पता चलता है कि ये तो मतलब बाय बर्थ डिफेक्ट है, तो कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना, दिव्यांग बोलते हो उसको. रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज आर केप्ट इन वेटिंग लिस्ट. और जिसका मैंने बोला ना वो 50 लोगों में से 4 लोगों को भेज दो, हमें 4 चाहिए तो फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए, बाकी का हम क्या बनाएंगे, वेटिंग लिस्ट बेटा. और जब भी इन द फ्यूचर वेन एवर एनी कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड, सिलेक्शन कैन बी डन फ्रॉम दिस वेटिंग लिस्ट अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट, उनके मेरिट के हिसाब से. मतलब पहले 4 लिए, फिर वो 5वें को कॉल किया जाएगा 6 महीने के बाद. अभी भी आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है, कृपया आपको कभी भी जॉब की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना, हमें अभी आपकी ज़रूरत है ना भाई साहब, अभी तो मैं लग गया हूँ, अभी जॉब बिजी हूँ, ठीक है ना. ठीक है, आप समझ रहे हो ना किसका फिजिकल मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन होगा. मैं फिर से रीड करता हूँ, मेरे को एक कॉल आ गया था, है ना, मेरा भाई अभी फॉरेन टूर से आया, अब भी नहीं उतरा, ट्रू स्टोरी है, मैं टिकट बता सकता हूँ, है ना, तो उसका कॉल आया था, तो मैं वो कॉल वाला प्रोसीजर से मतलब अटक गया, आई डोंट रिमेंबर क्या हुआ था. आफ्टर प्रिलिमिनरी सिलेक्शन ऑफ द रिक्वायर्ड कैंडिडेट दे आर सेंट टू स्पेसिफाइड हॉस्पिटल. कहाँ पे स्पेसिफाइड हॉस्पिटल. और वहां पे वो जो बोलते बोलते मैं अटक गया था, अभी क्या बड़े हो रहे हैं, और डॉक्टर फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन. और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको जानना है कि वो जो कैंडिडेट को आप सिलेक्ट करने जा रहे हो कोई पर्टिकुलर सीरियस इलनेस से पीड़ित नहीं है, या तो उसके अंदर कोई फिजिकल खामी नहीं है, कोई डाउट नहीं है. रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज को क्या करेंगे, विल बी केप्ट इन द वेटिंग लिस्ट, है ना. और जब भी इन द फ्यूचर कोई भी कैंडिडेट की आपको जरूरत पड़ोगी तो आप क्या करोगे, रिसेप्शनिस्ट के द्वारा, हेलो आर यू इंटरेस्टेड, हमें वी नीड अ कैंडिडेट लाइक यू, लाइक दैट, यू नो, यस माय वॉइस इज वेरी गुड. सिलेक्शन कैन बी डन फ्रॉम दिस वेटिंग लिस्ट अकॉर्डिंग टू देयर नीड. क्या हम आगे बढ़े, यस. कभी कभी मैं भूल जाता हूं, मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं. अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा भाई, बहुत लंबा प्रोसेस है ना. पहले वाला क्या था मनीष, वेलकम किया गया था उनको रिसेप्शनिस्ट के द्वारा. दूसरा वाला क्या था, स्क्रीनिंग का था. तीसरे वाला क्या था, नेसेसरी टेस्ट. नेसेसरी टेस्ट के अंदर 4 टेस्ट थे, IQ टेस्ट, ठीक है, उसके बाद में चौथे वाले पॉइंट पर्सनल इंटरव्यू, 5वां वाला चेकिंग रेफरेंसेस, छठा वाला ये अपनी प्राथमिक बस मतलब प्रिलिमिनरी सिलेक्शन, और उसके बाद में 7वां. अब भी देखिए आपने क्या करना है, फिजिकल और मेंटल. ये मतलब देखो एक जो पढ़ने का तरीका होता है, बेसिकली आप स्टेप बाय स्टेप जाते हो ना, आपको याद रह जाता है. और आप यहाँ पे कोई पर्टिकुलरली आपका नेमोनिक्स आपको याद रहता है तो करवा लेना,
बाकी मेरे हिसाब से मेरा ये क्वेश्चन एक बार जब मैंने पढ़ा लिया ना तो वो हो ही जाता है ना। अपॉइंटमेंट लेटर किसको दिया जाएगा? जो फिजिकल एग्जाम पास करेगा उसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। जस्ट एक लाइन लिख के आ जाओगे तो भी चलेगा। आफ्टर मेकिंग द फाइनल सिलेक्शन अपॉइंटमेंट लेटर इज गिवन टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट, उसको कांग्रेचुलेशन दिया जाएगा। वाओ। इन दिस लेटर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नेचर ऑफ वर्क, अब ये जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसके अंदर क्या क्या लिखा जाएगा? नेचर ऑफ वर्क के बारे में लिखा जाएगा, कहां पे आपको काम करना है वह भी लिखा जाएगा, वर्क प्लेस के बाद डेजिग्नेशन, आपकी पोस्ट क्या होगी, मतलब आपका काम क्या है, आप मैनेजर हो, है ना, आप हो क्या, मतलब कंपनी के सीईओ बनने जा रहे हो या तो फिर चपरासी बनने जा रहे हो, आपकी डेजिग्नेशन के बारे में ऑल द इंफॉर्मेशन होगी। नेचर ऑफ वर्क, है ना, जैसे आपको मैनेजर के लिए पोस्ट के लिए सिलेक्ट कर दिया गया, नेचर ऑफ वर्क, आपको जैसे ही आप वहां पे गए पहले दिन आपको बोला आपको आज कचरा साफ करना है, नो, अंदर लिखा है आई एम नॉट सपोज टू डू दैट, है ना। नेचर ऑफ वर्क मेरा ऑलरेडी मेंशन है, मेरी जगह भी वर्क प्लेस, वेदर आई एम सिलेक्टेड इन दिस अहमदाबाद ऑफिस, बड़ौदा ऑफिस, पुणे ऑफिस, वर्क प्लेस, और अहमदाबाद में भी एक पर्टिकुलर जगह का नाम होता है, वर्क प्लेस भी उसके अंदर मेंशन है, कहां पे, अपॉइंटमेंट लेटर में, पोस्ट भी मेंशन है, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके अधिकार, उसको क्या क्या अधिकार मिलेंगे, है ना, क्या दोपहर का खाना, लंच, शाम का डिनर, ये सब कंपनी देगी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, या नहीं देगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, क्या मतलब सिर्फ बेनिफिट्स के लिए आया, जवाबदारी भी होगी ना कोई। रेम्यूनरेशन, इसी के लिए तो लगा है बेटा, ठेवा बोलते हैं पैसा, रेम्यूनरेशन सैलरी क्या है, एंड अदर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डिटेल्स आर गिवन। बहुत कुछ होता है अपॉइंटमेंट लेटर में, मोटे मोटे तौर के ऊपर जो होता है वो आपको बता दिया गया, ये वर्ड्स आपको लिखने हैं ना। आफ्टर मेकिंग द फाइनल सिलेक्शन अपॉइंटमेंट लेटर इज गिवन टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट, और ये जो अपॉइंटमेंट लेटर है, इन दिस लेटर इंफॉर्मेशन कौन सी होगी, नेचर ऑफ वर्क, काम का प्रकार, वर्क प्लेस, कौन सी जगह, डेजिग्नेशन यानी आपकी पोस्ट, है ना, सलमान खान की तरह बोल रहा हूं ना, और राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे, क्या होगा, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे, रेम्यूनरेशन होगा, सैलरी का इंफॉर्मेशन होगा, आई एम वेरी गुड एक्टर, अदर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डिटेल्स भी होगी, ठीक है। आखिरी वाला इंडक्शन, अब देखो मैंने इसके बारे में पहले ही बताया, जस्ट एक बार रीड आउट कर लेंगे तो भी चलेगा। ये जो अभी जो नया सिस्टम है ना, उसमें आपको पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स अलग होते हैं, इसलिए इंडक्शन भी हद से ज्यादा जरूरी होता है। अब समझो ये इतना जरूरी क्यों होता है, कभी कभी एक कंपनी किसी कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रही है, दूसरी कंपनी किसी और सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रही है, चलो काम सेम है लेकिन एटलीस्ट आपको वो सॉफ्टवेयर तो लर्न करना पड़ेगा ना, तो यू नीड अ काइंड ऑफ गाइडेंस, ठीक है ना। तो इंडक्शन इनटू द ऑर्गेनाइजेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ वर्क, यानी आपको काम भी दिया जाएगा, ये काम कर बेटा। इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, मैंने बोला ना आज के जमाने में, इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस आफ्टर गिविंग द अपॉइंटमेंट लेटर एंड बिफोर द अलॉटमेंट ऑफ ड्यूटीज, आफ्टर गिविंग द अपॉइंटमेंट लेटर एंड बिफोर द अलॉटमेंट ऑफ ड्यूटीज, उसको कुछ सिखाया जाता है। एम्प्लॉइज आर गिवन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और बेसिकली इसको पढ़ाने से पहले मैं बीच में कुछ बोलता हूं। बेसिकली इंडक्शन प्रोसेस ये लोग क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर होटल में रख देते हैं, है ना, या तो आपका सिलेक्शन यहां पे हुआ होता है, आपको इंडक्शन के लिए दिल्ली भेज देते हैं, मुंबई भेज देते हैं, जहां पे आपको एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स बताए जाते हैं, है ना। तो सिलेक्शन आपका हुआ है यहाँ पे और इंडक्शन कहीं और करवा रहा है, तो मतलब पहले 7 एक दिनों में आपको ऐसा लगता है यार एकदम किंग साइज मतलब ऑर्गेनाइजेशन में मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो आपको ऐसे गुड़ी थिंग्स लगता है, आपको भी अच्छा लगता है ना, कि यार मेरा कितनी मस्त कंपनी में ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में मेरा जॉब लगा है। तो एम्प्लॉइज आर गिवन सॉरी एम्प्लॉइज आर गिवन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज के हिसाब में बताएगी वो, ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट कैसा होगा, आपके सुपीरियर कैसे हैं, कलीग्स मतलब साथीदार, सबऑर्डिनेट्स मतलब उसके नीचे, तीनों मतलब 1 by 1 गए, सुपीरियर मतलब आपके ऊपर वाले लोग, कलीग्स मतलब आपके साथ में रहने वाले लोग जो आपके साथ काम करेंगे,
सबऑर्डिनेट ये सब साथ में ही काम करते, लेकिन सुपीरियर्स मतलब आपके ऊपर, कलीग्स मतलब जो आपके साथ में, और सबऑर्डिनेट्स मतलब जो आपके नीचे अंडर में, इफ एनी, है ना। तो आपको क्या क्या बताया गया इंडक्शन में, आपको क्या क्या बताया जाएगा, मैं रिपीट कर लेता हूं। इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस आफ्टर गिविंग द अपॉइंटमेंट लेटर एंड बिफोर द अलॉटमेंट ऑफ ड्यूटीज एम्प्लॉइज आर गिवन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंट, सुपीरियर, कलीग्स एंड सबऑर्डिनेट्स इफ एनी। आफ्टर दिस duties are allotted to the candidate। खत्म।